Hello जी, दिस इज़ ये आफाक एंड आई वेलकम यू टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ सी फैप 3 और हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 1 को कवर कर रहे होंगे। कोशिश करेंगे कि एक क्विक शॉर्ट समरी बना सकें चैप्टर नंबर 1 की। मैं डिस्क्लेमर के लिए बताता चलूँ कि मैं जो बुक यूज़ कर रहा हूँ ये क्विक चैप्टर समरीज बनाने के लिए वो सर आतिफ आबदी की किताब है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कोई और किताब भी यूज़ कर रहे हैं जैसे आई कैप की या पैक की किताब भी यूज़ कर रहे हैं तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, क्योंकि मोर और लेस जो कॉन्टेंट है वो सेम है। और मेरा जो पर्पज़ है वो ये है कि मैं आपको लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड कर रहा, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू क्विक समरी, क्विक गो थ्रू चैप्टर से। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हमने डिटेल में किसी चीज़ को पढ़ लिया होता है तो फिर हमें सिर्फ एक क्विक उसका रिकैप चाहिए होता है। तो शुरू करते हैं जी। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फॉर्मुलेशन फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेटजी। इसके अंदर सबसे पहले जो है वो स्ट्रेटजी की डेफिनेशन आती है। चैंडलर जो हैं वो ये कहते हैं कि द डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एडॉप्शन ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट दीज गोल्स। बेसिकली वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी इंटरप्राइज के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो गोल्स और उनको अडॉप्ट करने के लिए, उन गोल्स को अचीव करने के लिए हम कौन से कोर्सेज ऑफ एक्शन है जिसको इस्तेमाल करेंगे, और उन कोर्सेज ऑफ एक्शन के अंदर कौन से रिसोर्सेज हैं जिसकी हमें एलोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोर और लेस ये स्ट्रेटजी की डेफिनेशन है। इसी डेफिनेशन को डिफरेंट जो फ़िलासफ़र्स हैं उन्होंने अपने अल्फाज के अंदर आगे मेंशन किया हुआ है, जैसे ड्रकर हैं, जॉनसन स्कॉल्स एंड विटिंगटन हैं। फिर हमें बताया गया है जी कि जो डेफिनेशंस, इन डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि जो स्ट्रेटजी है ये अबाउट डायरेक्शन है, स्कोप है, एडवांटेज है, रिसोर्सेज है, इन्वायरमेंट है, स्टेक होल्डर्स है। एसपीएम के पेपर में याद रखिएगा कि आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको स्टफ़ को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्रैम करेंगे तो अपने साथ धोखा करेंगे, क्योंकि अगर आप क्रैम करके जाएंगे तो पेपर क्रैमिंग के हिसाब से अब नहीं बनता। अब बनता है पेपर लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, यानी कि इस हिसाब से बनता है कि आप जो स्टफ़ आपने सीखा है, जो नॉलेज आपने सीखा, उसका एप्लीकेशन उसकी कैसे है। ठीक है जी। आगे हम चलते हैं तो वो हमें बताते हैं जी कि स्ट्रैटेजी के 3 लेवल्स होते हैं: कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, फंक्शनल स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बेसिकली ये होती है कि बिज़नेस हम किस तरह के बिज़नेस में हमें जाना चाहिए। बिज़नेस स्ट्रैटेजी ये होती है कि जी हम हर जो सिलेक्टेड बिज़नेस है उसमें कम्पीट किस तरह से करेंगे। और अगर हम फंक्शनल स्ट्रैटेजी की बात करें तो हमारा बिज़नेस का हर फंक्शन, हमारी ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है या हर ओवरऑल जो एंटिटी की कंपेटिटिव एडवांटेज है उसके अंदर कैसे हमारा रोल प्ले कर सकती है। इसी तरह से कंसिस्टेंसी ऑफ स्ट्रैटेजीज़ है, यानी कि अगर हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है तो उसको क्या करना चाहिए कि वो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव्स एंटिटी के उसको मीट करे। हर बिजनेस स्ट्रैटेजी को कोशिश करनी चाहिए कि वो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के साथ अलाइंड हो, उसके साथ कंसिस्टेंट हो। इसी तरह से जब हमारी फंक्शनल स्ट्रैटेजी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन होगी और फंक्शनल स्ट्रैटेजी बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ अलाइंड होगी और बिजनेस स्ट्रैटेजी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के साथ अलाइंड होगी, तो इसी तरह से हम अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे। इसके आगे जी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है कि हम अपनी एंटिटी का पर्पस जो है वो डिफाइन कर लें, हमारे स्कोप क्या होंगे, हम ये चूज़ करें कि हमारी जो चूज़न बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसको हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ कैसे मैच कर रहे हैं। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेने की ज़रूरत है, क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से बिजनेस स्ट्रैटेजी है जी कि क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स के अंदर हमने उसको डिवाइड किया होता है, तो हर एसबीयू के लिए हमारी एक सेपरेट स्ट्रैटेजी होगी और वो हर एसबीयू के लिए जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी वो ओवरऑल हमारी जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होगी उसके अंदर कोई ना कोई अपना रोल प्ले कर रही होगी उसको अचीव करने में। इसी तरह से अगर हम फंक्शनल स्ट्रैटेजी की बात करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे आईटी है, जैसे अकाउंट्स एंड फाइनेंस है, जैसे टैक्सेशन है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बने होते हैं, तो हर फंक्शन की अपनी स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन हमने जिस बात का ख्याल रखना है वो ये है कि हर फंक्शन स्ट्रैटेजी रेलिवेंट बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ अलाइंड हो और हर बिजनेस स्ट्रैटेजी ओवरऑल हमारी जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है उसके साथ अलाइंड हो। इसी तरह से हमारे पास जो है वो लेवल ऑफ प्लानिंग आ जाता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, जो कि ओवरऑल आपके पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है 5 साल या उससे ज़्यादा की, टेक्निकल प्लानिंग जो मीडियम टर्म प्लानिंग होती है मोस्टली ये 1 से 3 साल की होती है, और फिर ऑपरेशनल प्लानिंग जो कि डे टू डे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। इसी तरह से हमारे पास आगे आ जाता है जी स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास मिशन है, विजन है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस है, पोजीशन है। ठीक है जी। आगे हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमने कहा कि हमें स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का बता दिया जाए। हमारे पास स्ट्रैटेजिक चॉइसेस होती हैं डिफरेंट। स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन, स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन का मतलब ये है कि आपने किस तरह से स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंटेशन करवाना है। तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर पुट इन प्लेस करना पड़ेगा और जो अथॉरिटी है उसको डेलीगेट कर देना पड़ेगा। फिर इसी तरह से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए ताकि एंटिटी अपने जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको अचीव कर सकें। फिर इसी तरह से इंडिविजुअल्स जो हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा
उनके एस्पेक्ट्स ऑफ चॉइजन स्ट्रेटजीज के लिए। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग आ गया, दूसरा इनेबलिंग आ गया, तीसरा मैनेजिंग चेंज। चेंज को मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा जी, इनेबलिंग में क्या है? इनेबलिंग द एंटिटी टू अचीव सक्सेस थ्रू द इफेक्टिव यूज ऑफ इट्स रिसोर्सेज। यानी कि सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या किया कि हमने जो है वो एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर पुट इन प्लेस किया, अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया, और हमने कोशिश ये की कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो हमारे लिए फिजिबल हो। फिर हमने इनेबल करना है। इनेबल किनको करना है? जो रिसोर्सेज हमने पुट इन प्लेस किए हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ये दूसरे रिसोर्सेज हैं, उनको इस काबिल बनाना है कि वो अपने जो सक्सेस है उसको अचीव कर सकें। इसी तरह से जी हमारे पास स्कोप ऑफ बिजनेस एनालिसिस आ जाता है, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है मिशन और मिशन स्टेटमेंट, जिसको मियन और मियन स्टेटमेंट भी बाय द वे बोला जाता है। मियन बेसिकली मैं बता रहा था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाह रही है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों जो हमारी हैसियत है वो क्या है मुआशरे के अंदर, ठीक है जी। यानी कि हमारा बिज़नेस क्या है, हमारी कस्टमर के साथ वैल्यू क्या है, हमारा बिज़नेस क्या होना चाहिए, हमारा बिज़नेस क्या है, ठीक है जी। मिशन स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसकी रेलिवेंस जो है ये MSA 2 लेवल के ऊपर भी टेस्ट हुआ करती है कि ये क्या करती है, बेसिकली आपको एक कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी देती है ताकि आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिसीजंस कर सको। ये आपको ब्रॉड इंटेंशंस को हेल्प करती है कि आप उनको ट्रांसलेट कर सको कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, और जितने भी ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स काम कर रहे होते हैं उनको एक कॉमन पर्पस मिल जाता है। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इंस्पायर हो सकते हैं, इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर ग्रुप्स एंड द पब्लिक। अच्छा जी, विजन के ऊपर चलते हैं। विजन क्या होता है? विजन बेसिकली होता है कि डिजायर्ड ऑप्टिमल फ्यूचर स्टेट, यानी कि जहां पर ऑर्गेनाइजेशन जाना चाहती है वो होता है विजन। अच्छा जी, जिस तरह से मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो उसका जो विजन है वो है कि एम्पावर पीपल थ्रू ग्रेट सॉफ्टवेयर एनी टाइम एनी प्लेस एंड ऑन एनी डिवाइस। ये एक एग्जांपल है, ठीक है जी। इसी तरह से कुछ ट्विटर नोट्स सर आतिफ आब्दी ने दे रखे हैं कि एलिमेंट्स क्या होने चाहिए मिशन स्टेटमेंट के। इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने गो थ्रू करना है ताकि आपके मेमोरी के अंदर वो चीज़ें रहें, क्योंकि आपसे अब ये नहीं पूछा जाएगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं मिशन स्टेटमेंट के। हो सकता है आपसे कहा जाए जी हमें एक अच्छी सी मिशन स्टेटमेंट जो है वो ड्राफ्ट करके दिखा दे। इसी तरह से फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंस है मिशन का, प्रॉब्लम्स है मिशन स्टेटमेंट के साथ क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव बिजनेस विजन। ये चीज़ें आपने सिर्फ गो थ्रू कर लेनी है, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इसी तरह से हमारे पास गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। गोल्स क्या होते हैं? जो एम है एंटिटी का, उनको हमने नैरेटिव फॉर्म के अंदर जब लिख देना है तो वो हमारे गोल्स बन जाते हैं। अच्छा जी, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स को बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बेसिकली किसी भी एंटिटी के गोल्स होंगे, उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बेसिकली स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एग्रीड, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। इसके बाद स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं और स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। ये कैफ की रिवीजन है, इसके अंदर डिफरेंट इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं। ये जो बच्चे CA फाइनल्स के लेवल के ऊपर आकर इसको पढ़ रहे होते हैं उनको इसको सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा देख लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको ऑलरेडी इसका अच्छा खासा नॉलेज होता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ जाता है स्टेक होल्डर मैपिंग, मेंडिलोज पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा। ये कहीं पे भी आप CFAP 3 के अंदर कहीं पे भी आपसे ये एक्सप्लिसिटली नहीं पूछा जाएगा। आपके सामने केस स्टडी ऐसी रखी जाएगी कि आपको ये इम्प्लीमेंट करना होगा। इसमें क्या होता है जी, हम बेसिकली एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, ABCD 4 बॉक्सेस हमारे पास बन जाते हैं। ग्रुप A, एक तरफ जो मैट्रिक्स है उसकी तरफ हम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं और दूसरी तरफ हम रखते हैं स्टेक होल्डर की पावर। तो अगर हम ग्रुप A की बात करें कि जिनके पास क्या है, जो उनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा लो है और उनकी जो स्टेक होल्डर पावर है वो भी थोड़ी सी लो है, तो इनको मिनिमल एफर्ट चाहिए, इनको सिर्फ आपने इन्फॉर्म या सेटिस्फाइड रखना है। जब हम B की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो उनके पास पावर है वो बहुत कम है, तो इनको भी हमने सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्म्ड रखना है। जब हमने C पे जाना है, यानी कि जिनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है लेकिन उनके पास पावर बहुत ज़्यादा है, तो अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उनको सेटिस्फाइड रखें ताकि उनका जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है वो कहीं बढ़ ना जाए, क्योंकि उनके पास पावर बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से अगर हम D की बात करें, D में क्या होता है जी, लेवल ऑफ इंटरेस्ट और शेयर होल्डर पावर दोनों ही बहुत ज़्यादा हैं, तो ये की प्लेयर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसी तरह से जी हमारे पास स्ट्रैटेजी आ जाती है, इंटेंडेड स्ट्रैटेजी, इमर्जेंट स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक इंटेंट। अच्छा, इंटेंडेड स्ट्रैटेजी क्या होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ना फॉर्मल स्ट्रैटेजी होती है, यानी कि उन्होंने फॉर्मली स्टेट की होती है अपनी स्ट्रैटेजी, उसको कहते हैं इंटेंडेड स्ट्रैटेजी, और ये चेंज नहीं हो सकती। ये जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेशन आएगी तो ये चेंज नहीं होती विद द टाइम बिंग। कोशिश की जाती है कि इसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाई जाए। जबकि जब इमर्जेंट स्ट्रैटेजी है, ये क्या होती है कि जैसे ही कोई आउटसाइड चेंज आता है, कोई इनोवेशन आती है, तो उसके रिस्पॉन्स में जो स्ट्रेटजी उभर के आती है उसको इमर्जेंट स्ट्रेटजी बोला जाता है। इसके बाद जो है वो हमारे पास स्ट्रेटजिक इंटेंट है। ये हाई लेवल स्टेटमेंट होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने विजन को कैसे अचीव करेगा।
अच्छा जी, स्ट्रैटेजिक इंटेंट में बेसिकली हमारे पास जो कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेच आता है कि जो हमारी इस टाइम स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी नहीं है, हमें मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। स्ट्रैटेजिक इंटेंट इस चीज़ को देखता है। इसी तरह से इन्फोर्स चॉइस आ जाती है कि बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चॉइसेस होती हैं जो इन्फोर्स करवाई जाती हैं। इसके बाद फ्यूचर बेसिंग है, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हमारे पास फ्यूचर बेसिंग बेसिकली क्या होता है कि आपने जो है वो प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करनी होती है। ठीक है जी। तो इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं, विजन, माइलस्टोन्स और रियलिटी चेक। सबसे पहले अगर हम बात करें विजन की, तो विजन क्या होता है कि ऐसा विजन होना चाहिए जो आप स्टोरी टेल कर सको। ठीक है जी। आपने सबसे पहले डिफाइन करना है सक्सेस क्या है। ठीक है, आपने डिफाइन करना है कि हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर की वो स्टेट जहाँ पे आप जाना चाह रहे हो, दैट इज़ द विजन। ठीक है जी। फिर हमारे पास होना ये चाहिए कि जो हमारा विजन है उसको हम इस सिंपल वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स क्या होते हैं कि जो विजन है उसको अचीव करने के लिए हमने डिफरेंट माइलस्टोन्स रखे होंगे। जैसा कि अगर हम बात करें कि हमने अपनी न्यू वेबसाइट जो है ये हमने सक्सेसफुली लॉन्च कर दी, तो इसके लिए हमने माइलस्टोन इवेंट्स या एक्शंस क्या सेट किए होंगे जी, कि हमने एक सब कॉन्ट्रैक्ट किया एक टेक्निकल डेवलपमेंट बंदे को टू वी सब कॉन्ट्रैक्टेड टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ स्पेशलिस्ट डेवलपर, यानी कि जो हमारी टेक्निकल डेवलपमेंट थी उसको हमने एक स्पेशलिस्ट डेवलपर को आउटसोर्स कर दिया या उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह से रियलिटी चेक्स आ जाते हैं जी, कि हमने एक विजन बनाया था, उस विजन के अगेंस्ट हमने ये माइलस्टोन्स रखे थे, अब हम देखते हैं कि हमारी हकीकत क्या है। ठीक है, तो रियलिटी चेक्स बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा प्लेजेंट भी हो सकते हैं। ये मेरी पहली वीडियो थी, मैंने कोशिश की जितना कम टाइम में